स्वर्ग और नर्क कोई जगह नहीं है, 5D और 3D अलग अलग प्लैनेट्स नहीं है, इट्स अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो अगर मैं बॉडी के स्टेट से परे चला जाऊं तो मैं 3D से 4D और 4D से 5D में इवॉल्व हो सकता हूं, और उस टाइम पर देयर इज नो टाइम, देयर इज नो स्पेस, कल कोई घटना नहीं होगी, फ्यूचर में नहीं मिलेगा, सब कुछ यही है। इसीलिए जिन्होंने क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने बोला कि एक टाइनीएस्ट पार्टिकल अपने आप में पूरा ब्रह्मांड है, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से पार्टिकल से इवॉल्व हुआ, और वो छोटा पार्टिकल दोबारा एग्जिस्ट करता है जिससे और ब्रह्मांड इवॉल्व हो रहा हो। और हमें क्या पता, यहां पर ये जो रेत का कण है इसके अंदर अपना एक ब्रह्मांड हो, अगर हम उसको जूम करके देखें तो। जिस तरह चींटी के लिए अपनी एक दुनिया है, हो सकता है हम सोच रहे हैं कि चींटी की उम्र 1 दिन है, वो हो सकता है 100 साल गुजार के जाती हो अपने लेवल के हिसाब से, उसके टाइम ड्यूरेशन और व्हाट इज द स्पीड ऑफ हर टाइम। तो हम जब इवॉल्व करते हैं तो पास्ट फ्यूचर नहीं होता, प्रेजेंट ही होता है। तो मैं प्रेजेंट स्टेट में अगर चेंज हो गया तो मैंने सिर्फ प्रेजेंट चेंज नहीं किया उस समय, मैंने पास्ट भी चेंज किया और मैंने फ्यूचर भी चेंज किया। और ऐसे एविडेंसेस हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की एक बुक है यू आर द प्लेसिबो, उस बुक में उन्होंने एक एग्जाम्पल कोट किया है कि एक जगह थी 1916 में, वहां पर एक पैंडेमिक आया और एक हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग एडमिट हुए। 1956 में भी, तो 56 में वहां पर प्रेयर की गई उस हॉल में जहां पर लोग एडमिट थे, उन लोगों को ठीक करने के लिए। लेकिन उन्होंने देखा कि 1916 में भी उतने ही लोग उसी हॉल में ठीक हुए थे जितने 1956 में हुए, जबकि प्रेयर कब की जा रही है? 1956 में, और लोग ठीक कब हो रहे हैं? 1916 में। क्योंकि एनर्जी के लेवल पर सब कुछ अभी में है, इसी टाइम में है। तो अगर हम क्वांटम के पर्सपेक्टिव से चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं ना, तो ये नहीं पता लगता कि फ्यूचर में मुझे मैनिफेस्ट करना है, 10 साल बाद मुझे करना है। सब कुछ अभी में और यहीं में है, और अभी को बदलने के लिए मुझे प्रेजेंट मोमेंट में आना पड़ेगा। अगर मेरे माइंड का चैटर कम है और मैं प्रेजेंट में टैप इन कर पाऊं, तो आई एम गेटिंग क्लोजर टू माई मैनिफेस्टेशन या व्हाटएवर गोल आई वांट टू अचीव इन माय लाइफ। ये दुनिया जो इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है, हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, कैसे पॉसिबल है इन सबके साथ भी जीना? बिकॉज साधु बन के आप पहाड़ों में नहीं जा सकते हो, यू हैव टू लिव हेयर, सर्वाइव हेयर, यू हैव अ फैमिली, यू हैव टू वर्क फॉर देम एंड एवरीथिंग। कैसे ये बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अब इसके 2 लेवल पे आंसर्स हैं। सबसे पहला तो ये कि जो आपने बोला ना कि जो लोग 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट निकाल रहे हैं, ये वो अपनी जिंदगी का सबसे ब्यूटीफुल काम कर रहे हैं। जैसे मैं इसको एक एग्जाम्पल से रिलेट करना चाहूंगा ताकि सब लोग समझ सकें। हमें, क्योंकि आप वेलनेस में काम करते हैं, तो आपको पता है कि हमारा एक हार्ट रेट होता है। वो हार्ट रेट एक रेस्टिंग हार्ट रेट होता है, जिसको हम बोलते हैं 60 से 80 के बीच में होना चाहिए। अगर वो 80 से ऊपर जाता है तो हम उसको मतलब हार्ट रेट को ज्यादा मानते हैं, वो अच्छा नहीं है हमारे लिए। लेकिन हम जानते हैं कि जो एक एथलीट है उसका जो रेस्टिंग हार्ट रेट है वो 40 तक चला जाता है। मतलब उसका हार्ट इतना ब्यूटीफुली इवॉल्व हो जाता है जस्ट बिकॉज कि उसने कुछ देर हाई कार्डियक एक्टिविटी की। ओके। तो आप कभी भी गूगल करेंगे कि एक एथलीट का रेस्टिंग हार्ट रेट कितना होता है, तो आपको गूगल बताएगा कि इट कैन गो अप टू 37। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का 60 to 80 या 85, आजकल 90 भी हम लोग बोल रहे हैं। तो यानी जिसने आधे घंटे की कार्डियक एक्टिविटी की, उसका पूरे दिन का रेस्टिंग हार्ट रेट बैलेंस हो गया। उसने अपने हार्ट को इतना ट्रेन किया, इतना उसको इवॉल्व किया, उससे इतना मतलब उसको जो जिसको हम बोलते हैं टफ मोड एक्टिवेट किया कि अब वो इतना शांत है, इतना और आपने भी नोट किया होगा जिस दिन आप फिजिकल बहुत ज्यादा एक्टिविटी करते हो उस दिन नींद बहुत बढ़िया आती है। राइट। अगर आधे घंटे की कार्डियक एक्टिविटी से पूरे दिन का हार्ट रेट बैलेंस हो सकता है, तो 15 मिनट के ध्यान से पूरे दिन के जो इमोशनल, जो टर्मोइल हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो क्यों बैलेंस नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। धीरे धीरे आप देखोगे कि जो आप 5 मिनट मेडिटेशन को दे रहे थे, आपका 1 वीक के बाद मन करेगा कि यार आज 10 मिनट बैठते हैं। आज जब आप उसके रिजल्ट्स देखने शुरू कर देते हो। एग्जैक्टली, क्योंकि आपको पूरे दिन में अपने बिहेवियरल चेंजेस दिखेंगे कि इस चीज पर मैं बहुत जल्दी एजिटेट हो जाती थी, मुझे एंगर आ जाता था, या मैं इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाती थी, या इस चीज से मैं जेलस करता था, अब मैं उतना नहीं कर रहा हूं। तो वो जो आपको रिजल्ट दिखते हैं ना, वो एथलीट को जब रेस्टिंग हार्ट रेट लो दिखता है तो अगले दिन वो 100 मीटर की 2 स्प्रिंट लगाता है। उसको लगता है कि मैंने और ब्यूटिफाई कर लिया अपना एनवायरनमेंट। ऐसे ही जब हम 5-10 मिनट भी मेडिटेट करते हैं तो ये हमारे पूरे दिन में हमारे इमोशनल बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करेगा।
और दूसरी चीज, वो लोग जो 5-10 मिनट भी नहीं लगा पाते, उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है माइंडफुलनेस। कि दिन में 2 एक्टिविटीज ऐसी चूज करो कि आप वही काम करोगे। जैसे मैंने ये कैसे चूज किया, मैंने शुरू किया ये ब्रश करने से और नहाने से। अच्छा। क्योंकि मैंने नोट किया कि मुझे सबसे ज्यादा थॉट्स ब्रश करते हुए और नहाते हुए आते हैं। इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा ब्रश जा कहां रहा है। इट इज ऑन ऑटो पायलट मोड। कि वो इंसान जिसको कार ड्राइव करना नहीं आता था, क्लच की जगह ब्रेक, ब्रेक की जगह क्लच दबाता था, अब एक हाथ स्टीयरिंग पे है, दूसरा फोन पे है, तीसरे से गाने सुन रहा है और सारे काम कर रहा है। क्योंकि बॉडी ऑटो मोड पर चली गई हुई है। तो अगर हम उसको ऑटो मोड से पायलट के पास कंट्रोल लें कि मैं माइंडफुल हो जाऊं, यानी आपने एक छोटा सा प्लेज लिया कि आज से जब मैं ब्रश करूंगा तो मैं ब्रश ही करूंगा। तो आपने ब्रश, आपको पहली बार लगेगा कि आप ब्रश कर रहे हो, मतलब अच्छा यहां भी जाता है, यहां भी जाता है। वो ऑटो पायलट पे है, हमें पता भी नहीं है कि हम ब्रश कर, हम नहाते हैं, हम खाना। इनफैक्ट आज अभी रिसेंट कोई मैं एक स्टडी देख रहा था, उसमें लिखा गया कि जो पेट की जितनी आज गड़बड़ियां हो रही हैं, जितने भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज हैं, चाहे वो ये क्या कहते हैं इंडाइजेशन का हो, गैस्ट्राइटिस का हो, आईबीएस हो, इरिटेबल बाउल से, कुछ भी हो, इन सब का सबसे बड़ा रूट कॉज पता है क्या है? माइंडफुल ईटिंग का ना होना। बिंज ईटिंग भी हो रही है, या मैं आपसे बात कर रहा हूं, फोन पे बात कर रहा हूं, खाना खा रहा हूं, टीवी चल रहा है, नेटफ्लिक्स की सीरीज चल रही है और मैं खाना, मेरे पोर्स, मेरे गट को ये सिग्नल ही नहीं दे पा रहे हैं कि खाना आने वाला है। आई एम नॉट माइंडफुल अबाउट माई फूड। तो अगर मैं उसके लिए माइंडफुल हो जाऊं, तो लोगों की आधी बीमारियां तो सिर्फ इसी से सॉल्व हो सकती हैं। आधी बीमारियां सॉल्व, ये लिटरली, ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है। माइंडफुल ईटिंग अगर खाने में, और आप एक चीज और नोट करोगे कि वो इंसान जो 3 रोटी खाता है, माइंडफुली खाएगा तो 2 से ज्यादा खा ही नहीं पाएगा। क्योंकि 3rd रोटी जो खाई है, उसने पेट फुल होने का सिग्नल देना है 5 मिनट के बाद, 20-20 मिनट्स लगते हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको प्रॉपरली उसके ऊपर काम करेगा, पेप्सिन उसके ऊपर एक लेयर बनाएगा, और फिर बाइल जूसेस और बाकी सब उसके ऊपर प्रोसेस करेंगे, तब वो जाकर 15-20 मिनट में सिग्नल देगा। तो जो हमने 3rd रोटी खाई, उसकी तो भूख थी ही नहीं, दूसरी रोटी ने सिग्नल दिया है फुल होने का। माइंडफुल खाते हैं, कम खा पाते हैं, और न्यूट्रिशन का बेटर एब्जॉर्प्शन होता है जब हम माइंडफुली खाते हैं, क्योंकि वो स्लोली प्रोसेस हुआ, हमारी इंटेस्टाइन ने उसको प्रोसेस किया बड़ा ब्यूटीफुली। राइट। तो एक छोटा सा काम, और ये किसी के लिए मुश्किल नहीं, जैसे आपने बोला कि टाइम नहीं है, इसके लिए टाइम भी नहीं निकालना। आप जो एक्टिविटी कर रहे हो, उस एक्टिविटी में वो ही हो जाओ जो आप कर रहे हो। तुम पानी पी रहे हो तो पानी पीना ही बचे, तुम ब्रश कर रहे हो तो ब्रश करना ही बचे। इसी टर्म को हमने आज बोला है, जिसको हमारे पुराने लोग श्रोतापन बोलते थे, हमने इसको बोला माइंडफुलनेस, स्टे प्रेजेंट। तो वो लोग जो 5 मिनट ध्यान, 10 मिनट ध्यान से भी शुरुआत करेंगे, उनका पूरा दिन बेहतर होने लगेगा। और जो 5 मिनट भी नहीं निकाल सकते, वो सिर्फ माइंडफुल हो जाएं। और अगर कोई चीज ना मिले, ये पॉडकास्ट सुन रहे हो, तो इसको सुनते सुनते सिर्फ सुनना ही हो जाएं, इतना सा भी काम कर लें, तो आप देखो कैसे एनर्जीज इवॉल्व करने लगती हैं, आप कैसे प्रेजेंट स्टेट में आते हो, आपका हैप्पीनेस, आप कहोगे कि मुझे पता नहीं लग रहा कि मैं खुश क्यों हूं, मुझे हैप्पीनेस का फैक्टर नहीं मिल रहा। क्योंकि हैप्पीनेस किसी चीज में नहीं है, वो सिर्फ प्रेजेंट स्टेट में उस मोमेंट में है, जहां आप कंप्लीटली रिलैक्स्ड हो। गाड़ी मिलेगी, करोड़ रुपया मिलेगा, इसके बाद क्या, मैं रिलैक्स हो जाऊंगा। हर कोई इंसान किसी ना किसी चीज के साथ तो अभी ऑलरेडी ऐसा होता है, जो भी उसकी डाई हार्ट डिजायर होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मूवी देख रहा है और उसको वो मूवी बहुत पसंद आ रही है, तो वो उस मूवी का हो जाता है। अगर कोई किसी को गेम खेलने में इंटरेस्ट है और वो गेमिंग कर रहा है, तो वो उसका हो जाता है। उसको नहीं होश होती कि मुझे भूख लग रही है, मम्मी बुला रही है, टाइम हो गया है। तो हम लोग अभी भी हर चीज के नहीं होते, बट किसी किसी चीज के किसी किसी वक्त पर हो जाते हैं। और ये शायद ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जब हम उसके हो जाते हैं, तो हम तभी उस चीज को सबसे ज्यादा एंजॉय कर पाते हैं। हम बहुत कम टाइम में उसको बहुत ज्यादा जी लेते हैं। इट्स लाइक हम अपनी बहुत सारी लाइफ उसी में जी लेते हैं, उस एक मोमेंट में। द टाइम पासेस वेरी स्लो, वी एंजॉय इट। हमें उस खाने का टेस्ट, उस गेम में इमोशन, उस मूवी का जो एक फीलिंग है, वो कहीं ज्यादा आती है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि अगर हम लाइफ की हर चीज को ऐसा करना शुरू कर दें, तो हमारी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी। सो ट्रू, बिल्कुल ब्यूटीफुल हो जाएगी। हम हर मोमेंट को वैसे जिएंगे, और हम हर मोमेंट में कितने मोमेंट्स जी लेंगे,
कितनी हैप्पीनेस अचीव कर लेंगे इन ईच एंड एवरी मोमेंट। तो मैंने एक चीज नोट की है कि जो चीज हमें बाहर से मिल रही है वो एक्चुअल में प्लेजर है, वो आनंद नहीं है, वो जॉय नहीं है, वो ब्लिस नहीं है, वो प्लेजर है। एंड प्लेजर इज मोमेंटरी, बड़े थोड़े देर के लिए आता है, वो फिर से वापस चला जाता है इंसान फिर से कियोस में। लेकिन व्हेन यू आर विद यू ओनली, सॉलिट्यूड, बिल्कुल रिलैक्स। हमने इसके लिए एक शब्द दिया, एकांत। एकांत का मतलब क्या था? एक का अंत हो जाए और अद्वैत घटित हो, यानी दो भी नहीं है और एक भी नहीं है। मतलब आप दो भी नहीं हो लेकिन दो भी हो, एक भी नहीं हो और एक भी हो। तो ये कब मोमेंट मिलता है? कभी आप देखो, हम कभी ऐसा सी के किनारे बैठे हैं, किसी माउंटेन पे बैठे हुए हैं और ऐसे लग रहा है कि बस ये ना देखते रहे हम। उसमें कोई पैसा, कोई चीज, कुछ नहीं है। उसमें ये है कि यार ये मोमेंट, दिस इज इट, दिस इज इट। और कई लोगों को मैंने सुना है, वो कह रहे हैं कि यहाँ इतना आनंद आया है अपने साथ होके, एकांत में होके, कि अब अगर वो ऊपर वाला उठा लेना तो कोई गम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मैंने जिंदगी जी ली उस एक मोमेंट में। तो एक्चुअली हम जिंदगी जो जीते हैं ना, वो कौन सी मूवी थी, एक ब्लफ मास्टर, अभिषेक बच्चन की। उसमें उसको कोई डॉक्टर डिजीज बता देता है, तो उसका फ्रेंड होता है रितेश देशमुख। तो रितेश देशमुख को वो आके बोलता है कि डॉक्टर ने मुझे बोला तेरे पास 60 दिन बचे हैं जिंदगी जीने के लिए। तो वो बोलता है कि अच्छा, तेरी उम्र कितनी है? कहता है मेरी एज है 30 साल। तो वो कहता है 30 साल में वो दिन बता जो तूने जिए हों। कहता है 1 2 4 दिन गिन नहीं पाता वो। कहता है याद करके देख। कहता है चलो हद मार लेते हैं, तूने 7 दिन जिए होंगे। कहता है शायद। कहता चलो मान लेते हैं तूने 30 साल की उम्र में 30 दिन जिए होंगे, अग्री? वो कहता है अग्री। तो कहता है अब तेरे पास 2 जिंदगियां हैं जीने के लिए। ब्यूटीफुल। 2 जिंदगियां जी सकता है, 60 दिन। क्रेजी। एक एक दिन को जी। दिस इज लाइफ। प्रेजेंट में एंजॉय कर। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लैनेट आई एम ऑन। क्या लोग हैं, क्या। मैं कई बार मुझे ऐसे लगता है कि यार ये ऊपर वाले ने कहां से सोचा होगा कि तुम्हें इंसान बनाऊं। मतलब ये भी तो एक इसके लिए भी तो ग्रैटिट्यूड हो सकता है कि आई एम अ ह्यूमन बीइंग। आई कैन फील, आई कैन थिंक। मेरे पास इवॉल्व होने की कैपेसिटी है, एनिमल्स के पास नहीं है, देवताओं के पास नहीं है। एक एनोलॉजी, एक स्टोरी ऐसा आती है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो देवताओं ने फूल बरसाए, और गौतम बुद्ध जिस लेवल पर पहुंचे, देवताओं ने देखा होगा कि हम देवता होकर के भी इस लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वी डोंट हैव दिस बॉडी। इस चेतना के साथ शरीर का जुड़ना जरूरी है, तब वो भोगता है, तब वो एक्सपीरियंस करता है, तब वो ब्लिस को महसूस करता है। क्योंकि बॉडी नहीं है, जब हमारे पास बॉडी नहीं रहती, जब हम चले जाते हैं, हमें क्या पता कौन कहां क्या कैसे। हम रात को भी हमारी ये बॉडी चली जाती है, पता है। हमारी स्लीप की 3 स्टेजेस होती हैं, रेम, लाइट और डीप स्लीप। जब हम डीप स्लीप में होते हैं, हमें ये पता ही नहीं कि मैं शरीर हूं, हमें पता ही नहीं कि मैं मेल हूं, फीमेल हूं, हिंदू हूं, मुसलमान हूं, यूट्यूबर हूं, इन्फ्लुएंसर हूं, डॉक्टर हूं, इंजीनियर, मुझे कुछ भी नहीं पता। उस स्टेट में मैं किसी भी चीज को अनुभव नहीं कर सकता। इनफैक्ट डीप स्लीप में हमें ड्रीम्स भी नहीं आते। वो भी रेम और लाइट के बीच का एक पार्ट होते हैं, जहां पर मेमोरी कंसोलिडेशन का एक फेज एक्टिवेट होता है। उसको भी जब ह्यूमन बॉडी का एक्सपीरियंस हमें मिलता है, तब हम वो ड्रीम स्टेट को अनुभव कर पाते हैं। डीप स्लीप इज लाइक डेथ। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि sleep is an unconscious meditation. Meditation is a conscious sleep. You are sleeping, body is not there, but you are conscious, you are aware about it, that I am watching myself, my body, that I am here. Meditation is a conscious sleep, and sleep is an unconscious meditation. So human body is bound to meditate. Either you do it intentionally or the nature is doing it naturally. Beautiful. आपने मुझे भी एक बहुत अच्छी लाइन दी है, ह्यूमन बॉडी इज बाउंड टू मेडिटेट। नेचर ने आपको ये फैसिलिटी ऑलरेडी दी है, उसने आपके मोड में ये डाली है। दिस इज वाई जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जितने भी बने हैं, उसमें सिर्फ एक रिकॉर्ड है जो अलाउड ही नहीं है, विच इज नॉट स्लीपिंग। सो अगर कोई ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहे कि मैं कंटिन्यूअस कितने दिनों तक जाग सकता हूँ, ये अलाउड ही नहीं है उसमें। अरे वाह। यू कांट इवन, यू नॉट सपोज टू ट्राई दैट, बिकॉज वो आपका है ही नहीं, वो आपका है ही नहीं, आप वहां पे हो ही नहीं एज अ ह्यूमन बॉडी। सो मुझे लगता है कि
अगर हमें ये थोड़ी, क्योंकि मेडिटेटिव स्टेट में जब हम होते हैं ना, तो हम एक ऐसे ही भाव में होते हैं जहाँ शरीर नहीं होता। Yes. और ये ऐसा नहीं है कि जिसने 5 साल मेडिटेट कर लिया वो इसको अनुभव करेगा। इन वन गो यू कैन अचीव दिस स्टेट, इन वन गो। चाहिए क्या इसके पीछे? द रियल इंटेंशन। Yes, right. और सरेंडर कि आई एम नॉट एबल टू, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, कि इसके बाद मैं बुद्ध हो जाऊंगा या बुद्ध ही रहूंगा या इसके बाद मैं हेल्थ पालू। नहीं, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग आउट ऑफ इट, जस्ट बी इन दैट स्टेट। तो 2 चीजें, 5 मिनट का रोज मेडिटेशन, ध्यान, अपनी सांसों को देखना, उस पर ध्यान लगाना। दूसरा कि आप माइंडफुल हो जाओ आप, और माइंडफुल होने का सबसे अच्छा तरीका, जो कर रहे हो वो करते रहो, उसी में वही हो जाओ जो आप कर रहे हो। मैं कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, सर्कमस्टांसेस या पीपल की बात करना चाहती हूँ जहां पर आप चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। लेट्स टॉक अबाउट अ मैरिज। अब 2 लोगों की शादी हो गई आपस में, लेट्स से वो लड़की या वो लड़का अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं है, या फिर कोई इस तरह की जॉब में है, इस तरह के प्रोफेशन में है जहाँ पे उसका काम करना मजबूरी भी है, मगर वो उससे खुश नहीं है, या फिर कोई ऐसी फैमिली में है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट है घर में, जो वहाँ पर खुश नहीं है। अब जब कोई इंसान अपने प्रेजेंट से खुश नहीं होता तो तब वो उसका कैसे हो सकता है? बहुत अच्छी बात है। अब इसमें भी हमारे पास 2 अलग अलग एंगल्स निकलते हैं। एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से निकलता है और एक हमारे सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से निकलता है। पहले मैं सोशल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करता हूँ। मैं यूएस जब अभी रिसेंट ट्रिप में था तो किसी ने बताया कि यहाँ पर जो डिवोर्स रेट है दैट इज मोर देन 60%। तो मैं यहाँ किसी इवेंट में था, तो मैंने कई लोग होते हैं ना बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार बैठे होते हैं, तो मैंने बात किया, मैंने कहा वहां पर इतना डिवोर्स रेट है विच इज अ गुड थिंग। मतलब तो वो मेरे से लड़े, बोले कि हमारे यहाँ पर तुम्हें, अच्छा आपको पता है इंडिया में डिवोर्स रेट कितना है? इट्स नियर अबाउट 1%। जस्ट 1%। जस्ट 1%, नियर अबाउट 1%। एक्चुअली अ बैड न्यूज। हाँ, तो मैंने उनसे बात की तो वो उस चीज को लेके वो मुझे बोले कि आप उन मतलब मोर्चा उठा लिया। यहाँ पे भी कई लोग उठा सकते हैं कि तुम उन वेस्टर्न कंट्रीज को बढ़िया बता रहे हो जहां पर लाइफ बढ़िया नहीं है, जहां पर ये 60% का डिवोर्स रेट है, ये कल्चर हमारा नहीं है, हमारा मतलब वो बिल्कुल, मैं थोड़ी देर और खड़ा होता पीट पाट देते वो मुझे, झगड़ा हो जा, मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप देखो वहां पर डिवोर्स रेट 60% है, हमारे इंडिया में 99% है। बोले आप क्या बात कर रहे हो, हमारे इंडिया में 1% है। मैंने कहा वहां कागज पे तलाक हो रखा है, यहां तलाक हो रखा है। उसको कागज पे उतार देना अच्छी चीज है। अब यहां से मैं ये मैसेज नहीं दे रहा हूं कि सब लोग डिवोर्स ले लो। मैं ये कह रहा हूं कि इफ यू आर फीलिंग सफोकेटेड, इफ यू आर इन स्ट्रेस, आपका एक ही जीवन है, बड़ा छोटा सा, आए थे और हैप्पी बर्थडे होने भी वाला है कुछ टाइम में। इफ यू आर नॉट एबल टू चेरिश इट, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? वो लोग और मैंने ये लिटरली देखा है वहां पर कि वो नेक्स्ट सैटरडे वो प्लान भी करते हैं, मतलब आफ्टर डिवोर्स वो प्लान करते हैं कि हम डेट पे चलेंगे। वो हमारे लिए लगता है डेट पे जाने का मतलब गर्लफ्रेंड बॉय, वहां माँ अपने बेटी के साथ डेट पर जा रही है, पापा अपने बेटे के साथ डेट पर। डेट का मतलब है कि वील स्पेंड सम गुड टाइम टुगेदर, वील चेरिश दोज गुड मेमोरीज विच वी हैड इन आवर लाइफ। तो वो लोग जो कपल डिवोर्स्ड है, वो अपने करंट पार्टनर से हटके वो कहते हैं कि नाउ आई एम गोइंग ऑन अ डेट विद माई एक्स हस्बैंड। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये टैबू उन लोगों ने तोड़ा है। और यहाँ माइंड में डिवोर्स हो रखे हैं जी सारे। एक इंसान दूसरे इंसान को फूटी कौड़ी नहीं भाता, लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, या वो ये सोच रही है कि मैं घर जाऊंगी मेरे पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तीसरा कारण है कि अब हमारे बच्चे हो गए, इनका क्या होगा? और इस सब प्रेशर में वो 2 लोग मर चुके हैं। दे आर मेंटली नॉट देयर। उनका हर इमोशन सप्रेस्ड होगा, उनकी हर एक्टिविटी दूसरे इंसान के ऊपर बेस्ड होगी। वो अपनी लाइफ को कभी चेरिश नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो लोग अपनी लाइफ को मैं ये नहीं कह रहा वो लोग सब कुछ सही करते हैं, लेकिन ये चीज वो ठीक कर रहे हैं। यहां डिवोर्स होने से अच्छा है कि वो कागज पे हो जाए। तो दिस इज अ सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जैक्टली। इंडिया में 1% डिवोर्स है, इसका मतलब ये नहीं कि 99% हैप्पी मैरिड है, नहीं है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बात बोली ना, हम शायद उससे रेजोनेट ना कर पाए, जो आचार्य रजनीश ने एक बार कहा कि ज्यादातर पार्टनर्स ने एक दूसरे का गेम प्लान सोचा होता है कि यार कभी ना कभी जिंदगी में एक बार मन में आया होता है कि ये ना ही रहता तो बढ़िया था। ऐसा ट्रू है ये। और ये टैबू पता है क्यों है? इसका सबसे बड़ा रीजन, ये टैबू धीरे धीरे खत्म हो रहा है।
आप ये भी कह सकते हो कि लड़कियां इसलिए शादी कर रही हैं, बड़े बड़े उसकी एलिमनी ले लें या वो ऐसा कर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई एक बहुत बड़ा क्रिकेटर था, मान लो उसकी वाइफ ने उसको डिवोर्स दे दिया, और मान लो वो क्रिकेटर की जो नेटवर्थ थी फॉर एग्जाम्पल वो 100 रुपए थी, और वो लड़की ने उसको डिवोर्स देके 20 रुपए उसमें से ले लिए। उसको पैसे नहीं चाहिए थे। अगर पैसा चाहिए होता तो वो उसके साथ रहती, 100 की मालकिन होती वो। उसने नहीं रोका कि 100 मत यूज कर, वो 100 की मालकिन होती, लेकिन उसने फ्रीडम चूज किया। और हमको दिख रहा है कि ये इसलिए कर, अरे भाई उसकी नेटवर्थ इतनी ज्यादा है कि वो उसमें से थोड़ा सा उसको मिल भी गया, तुम्हें ज्यादा लग रहा है, वो ज्यादा नहीं है। तो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ब्यूटीफुल स्टेप है, जो शायद हमें यहां पर लेने में 200, 300, 500 साल लगे। लोग इसको सुन के गालियां दे सकते हैं, लोग इसको सुन के गलत बोल सकते हैं, लेकिन वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो एक कोई बहुत पुराना एक गाना था किशोर कुमार का, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है, क्या सीता भी यहां बदनाम हुई। उसके आगे वो बड़ी खूबसूरत बात बोलते हैं, तुमको जो ताने देते हैं वो खोए हैं इन रंगरलियों में, हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। अंदर से भाव वही है, लेकिन सोशल उसमें दिखाने के चक्कर में कि मैं वो इस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो कागज पे उतार देना इज अ ब्यूटीफुल थिंग। देन वो इमोशनल टर्मोइल, वो इमोशनल वो ट्रॉमास जो झेल रहे हैं लोग, उससे बहुत बेटर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया में ही वैसे डिवोर्स रेट सबसे कम है, मगर स्लीप डिवोर्स सबसे ज्यादा है। स्लीप डिवोर्स मतलब हस्बैंड वाइफ साथ में रहते तो है एक घर में, मगर साथ में सोते नहीं है, बात भी नहीं करते हैं, इनफैक्ट दिन में भी नहीं। मैंने यहाँ पे ही बहुत से लोगों को देखा है कि वो अपने काम पे अलग हैं, वो अपने काम पे अलग हैं, उनका कुक अलग है, उनका कुक अलग है, मतलब एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन तो वो सिर्फ सोसाइटी के लिए एक ही घर में रह रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन जानते हैं क्या है? अगर जैसे जैसे फीमेल इवॉल्व हो रही है ना, क्योंकि वहां पर सप्रेशन ज्यादा था। एक्चुअली टैबू भी फीमेल के लिए ही ज्यादा है, कॉन्शियस भी वही सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो दूसरे घर में आई है। राइट, उसको ऐसा फील है कि वो दूसरे घर में आई है, और उस फीमेल को उसके खुद के पेरेंट्स भी एक्सेप्ट नहीं करते थे। मतलब उनके लिए भी ये था कि इस घर से तुम्हारी अर्थी ही निकलनी चाहिए है, यहां से तुम जिंदा यहां घर में वापस नहीं आ सकती हो। आपकी बेटी है, आपने पैदा की, तो मैं इसलिए सब लोगों को बोलता हूं कि अपनी बेटी को सबसे पहले तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाओ। मेरी 2 बेटियां हैं, मैं बोलता हूं उनको कुछ सिखाओ ना सिखाओ, उनको सबसे पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाओ, फिर उसके बाद उनको वैल्यूज दो, उनको सब चीज। मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन कल को उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो वो अपने पेरेंट्स का मुंह ना देखें, सोसाइटी को ना देखें, वो अपने लिए स्टैंड ले सकें। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मुझे लगता है कि ये चीजें धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी तरफ भी बढ़ रहे हैं, बुरी तरफ भी बढ़ रहे हैं। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, लेकिन स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, हमारी लाइफ में कोई भी व्यक्ति इसलिए आता है कि वो हमारी सोल को इवॉल्व कर सके, हमें कुछ सिखा सके। जैसे अभी हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि मेरा पर्सनल नोशन है कि हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हमें कुछ, कि तुम मेरी लाइफ में ये रोल प्ले करना, तुम मेरी लाइफ में ये करना, तुम मुझे धोखा देना, तुम मुझे चीट करना, ये सब प्री डिसाइडेड है। हाँ, मतलब ऐसा मैं नहीं बोल, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कहीं लिखा है, मैं पहली बार ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं तो मैं हर चीज में मेरे पास रेफरेंस है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा मुझे लगता है कि हम लोगों को कुछ इवॉल्व करने के लिए, कुछ लर्निंग्स के लिए अर्थ एक स्कूल था, यहां हमें सीखने के लिए भेजा गया था कि तुम सीखोगे, और उस सीखने में रोल्स डिसाइड किए गए कि तुम इसको ये सिखाओगे। तुम अब सिखाना कैसे होगा? सिखाना तो टफ कंडीशन में ही होगा। हमारे बच्चे, मतलब आजकल जो हम बच्चों को इतनी ज्यादा पैम्पर करते हैं, पेरेंटिंग इतनी ज्यादा वो हो गई है, हैवी पैम्परिंग, उसमें बच्चा चूजा बन जाता है। वो लाइफ में इतनी सी भी टफ सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि बचपन से उसको स्पून फीडिंग की गई है। अगर आप उस बच्चे को टफ सिचुएशन देते हो तो वो आपसे भी ज्यादा स्ट्रांग होके निकलता है। टफ सिचुएशन का मतलब ये नहीं है कि उसको फैसिलिटीज नहीं दो, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर दो। ठीक वैसे ही हमें यहां एक्सपोजर के लिए भेजा गया और रोल्स डिसाइड किए गए, तुम इसका हस्बैंड, तुम इसका दोस्त, तुम इसका बिजनेस पार्टनर जो धोखा दे। तो ऐसा मुझे लगता है वो इसलिए था ताकि मैं यहां से लर्निंग लूं। अब जब तक मुझे लर्निंग नहीं मिलती, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक मुझे लर्निंग नहीं मिलती तब तक वो सिचुएशन मेरी जिंदगी में बार बार आती रहेगी। अगर मैं 10th क्लास में फेल हो गया तो मैं 11th में जा पाऊंगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर मैंने 10th पास कर ली तो माय नेक्स्ट स्टेप इज कि मैं 11th क्लास में जाके बैठूंगा। एक लड़की मेरे पास आई, बोली सर इस इंसान ने मुझे 5 बार धोखा दिया है।
मैंने कहा उसने एक ही बार दिया है, बाकी 4 बार आपने लिया है। पहले के बाद आपको ये सिचुएशन इसलिए मिली थी कि आपको लर्निंग मिले कि ऐसे व्यक्ति पर ट्रस्ट नहीं करना दोबारा। अलाउ किया, आपने फिर से अलाउ किया। तो जब तक आप वहां से लर्निंग नहीं लोगे तब तक ये धोखा मिलता रहेगा। इसके पीछे की एनालॉजी देखो कि धोखा इसलिए मिल रहा है कि आप लर्निंग ले सको, लर्निंग ले सको। और जिस दिन आपको लर्निंग वहां से मिल जाती है, क्या वो इंसान आपको धोखा दे सकता है दोबारा? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। यानी वो इंसान मेरी लाइफ में किस लिए आया? धोखा देने नहीं, लर्निंग देने। उसका मीडियम था धोखा। जैसे बुखार इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ सिम्टम। रूट कहीं अंदर है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई वायरल है, कोई वायरस अटैक किया या कोई और कॉज है। बुखार तो हमारी इम्यूनिटी उस इन्फेक्शन से लड़ रही है, तो वो हीट जनरेट कर रही है। वैसे ही वो धोखा जो है ये तो सिम्टम है। रूट कॉज था लर्निंग, जो कि धोखे के बिना मिलनी मुश्किल थी। आप किसी इंसान को कितना सिखा लो कि भैया ये काम गलत काम, अरे सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है कि दिस इज इंजूरियस टू हेल्थ, इतना मीठा खाना आपके लिए ठीक नहीं है, ये आपको पता है। लेकिन एक बार HbA1c वो 6.8 आ जाए, आप लर्निंग मिल गई जी। अब मतलब आपके डायबिटीज का मार्क ऊपर हुआ, अब आपको लर्निंग मिल गई। अब आपने वहां से क्या लिया? विजडम। क्या अब आप वहां से पेन लोगे? नहीं, अब आप वहां से विजडम लोगे। ठीक वैसे ही वो जो सिचुएशन, वो पर्सन, वो मेरा लाइफ पार्टनर, वो मेरी लाइफ में ना कुछ लर्निंग देने के लिए आया। एक्चुअली वो मुझे ही फाइन ट्यून करने के लिए आया है। लेकिन ये कौन समझ पाता है? जो स्पिरिचुअली जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, जिसकी एनर्जीज उस लेवल पे है, कि जो व्यक्ति थोड़ा इवॉल्व्ड है, जो ओल्ड सोल है, जो एनर्जीज के लेवल पर थोड़ा सा काम करता है, वो न सिर्फ खुद को बदलता है, वो अपने लाइफ पार्टनर, अपने आसपास के लोगों को। और द मैप ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन्ड में डेविड हॉकिंस ने जब ये एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने देखा कि जिस व्यक्ति की एनर्जीज 700 के आसपास होती हैं, वो अपने आसपास के 2 लाख लोगों तक को प्रभावित कर सकता है। 2 लाख लोगों तक को। आप देखो ना, आपने कभी एक शुरुआत की होगी कि एक छोटा सा चैनल बनाया, आपको एक चेतना आई कि मुझे लोगों की हेल्थ के लिए, मुझे वेलनेस के लिए काम करना है। आपने कितने लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाया होगा? कितने लोगों की लाइफ आपके थ्रू ब्यूटीफाई हुई होगी? आपके वेलनेस के दिए हुए मंत्रास या लोगों के जो चैलेंजेस हैं वो कितने रिजॉल्व हुए होंगे? एक व्यक्ति इवॉल्व हुआ, उसने बहुत लोगों के ऊपर इंपैक्ट डाला। वैसे ही एक रिलेशनशिप में जो 2 लोग हैं, एक भी इवॉल्व होना तो वो दूसरे को भी सहारा देके ऊपर खींच लेता है, अगर उसकी चेतना का स्तर ऊपर है तो। मैं बहुत हद तक इससे अग्री करती हूँ। मैं 100% नहीं बोल रही, क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन है, उसके बाद वो भी कर जाऊंगी। आई 100% अग्री टू द फैक्ट कि हमारे साथ जो भी इंसिडेंट होता है वो किसी रीजन से होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो ये जर्नी थी, ये पॉडकास्ट शुरू करने की, ये चैनल बनाने की हेल्थ के बारे में, वो इसीलिए थी क्योंकि मैंने एक बार अपना पर्सनल हेल्थ चैलेंज फेस किया। उससे जब मैंने ओवरकम किया तो फिर मेरे अंदर ये मिशन पैदा हुआ कि मुझे लोगों को करना है, और शायद वो मेरा हेल्थ